हमारे देश में अक्सर नेता वायदे करके भूल जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब चुनाव आते हैं तो हर पार्टी के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है और फिर चुनाव संपन्न होने के बाद सभी पार्टियां इस घोषणा पत्र को भूल जाती हैं। लेकिन आज हम ऐसा नहीं होने देंगे, इसलिए ये घोषणा पत्र मैं भी एक अपने साथ लेकर आया हूं। ये घोषणा पत्र दरअसल आरजेडी का है। आज हमने लालू यादव की पार्टी आरजेडी का घोषणा पत्र ये निकाला है। इसकी कॉपी हमारे पास है, जिसे वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया गया था। उस समय तो चुनाव के बाद आरजेडी सरकार नहीं बन पाई थी, लेकिन अब जब पार्टी सरकार में आ गई है तो उसे अपने ये वायदे याद रखने चाहिए और उसे हम याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इन घोषणा पत्र के उन पॉइंट्स को हम आपके बीच में रखेंगे और हम तेजस्वी यादव से कहना चाहते हैं कि इन वायदों को पूरा करने का समय आज से शुरू हो चुका है। मैं आपको ऐसी बड़ी घोषणाओं के बारे में बताता हूं जिसका जिक्र वर्ष 2020 के आरजेडी के मैनिफेस्टो में किया गया है, जिसके पन्ने मेरे पास हैं। इनमें पहला बड़ा वायदा था, सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरियों की समयबद्ध बहाली होगी। यानी आरजेडी ने चुनाव के समय वायदा किया था कि वो सरकार बनते ही 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। क्या तेजस्वी यादव ये वायदा पूरा करेंगे? दूसरा बड़ा वायदा था, मनरेगा योजना के तहत प्रति व्यक्ति को काम देना और न्यूनतम वेतन 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए करना। तीसरा वादा था, किसानों का कर्ज माफ करना और उन्हें कम दरों पर नए लोन दिलाना। इसके अलावा बिजली, पानी, खाद और बीज भी कम दामों पर किसानों को उपलब्ध कराने का वायदा आरजेडी ने उस समय किया था। चौथा वायदा था, शिक्षा पर राज्य बजट का 12% खर्च करना। और पांचवा बड़ा वायदा था, बिहार में मौजूदा बिजली दरों को कम से कम करना। अब इस घोषणा पत्र पर तब तेजस्वी यादव की तस्वीर भी प्रकाशित हुई थी। ये देखिए, ये तस्वीर भी प्रकाशित है, जिसकी कॉपी मेरे पास है और इस पर बड़े अक्षरों में लिखा गया था, प्रण हमारा, संकल्प बदलाव का। यह सच होने वाला है। तेजस्वी यादव अब बिहार के फिर से डिप्टी सीएम बन गए हैं, इसलिए बड़ा सवाल है कि वो ये सारे वायदे पूरे कब करेंगे और शायद उनको पूरा करने का वक्त भी आ चुका है। मैं आपको घोषणा पत्र में एक बार फिर से जो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, बड़ी बड़ी जो घोषणाएं की गई है, उनमें से कुछ पॉइंट्स आपको पढ़कर बताता हूं। इसमें कुल 25 पॉइंट है पहले इस 3 पन्नों के घोषणा पत्र में, जिसमें पहला पॉइंट है कि 15 वर्ष के एनडीए शासन में रिक्त पड़े 4.5 लाख पद भरने के साथ साथ नए 5.5 लाख स्थायी पदों का सृजन कर कुल 10 लाख स्थायी नौकरियों की समयबद्ध बहाली की प्रक्रिया पहली ही कैबिनेट की बैठक में पहले दस्तखत के साथ शुरू होगी। यानी जो पहली बैठक होगी उसमें ही दस्तखत के साथ 10 लाख स्थायी नौकरियों का प्रावधान होगा। इसकी तैयारी होगी, ये वायदा किया गया था, मैनिफेस्टो में था। इसलिए जनता भी अब उम्मीद कर रही है कि शायद इसको लेकर अब उनका विजन बड़ा क्लियर होगा और उस पर कुछ काम हो। दूसरा पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है, राज्य के युवाओं के सभी सरकारी बहाली परीक्षाओं के आवेदन फॉर्म निःशुल्क होंगे और राज्य के अंतर्गत गृह जिला के परीक्षा केंद्रों तक की यात्रा मुफ्त होगी। यानी छात्रों को भी सुविधा देने की बातें हैं। पॉइंट्स कई हैं, लेकिन बड़े बड़े पॉइंट्स मैं आपको पूरा पढ़कर सुना रहा हूं जैसा उन्होंने यहाँ पे लिखा है। मनरेगा का भी जिक्र किया गया है और मनरेगा के तहत प्रति परिवार के बजाय प्रति व्यक्ति को काम का प्रावधान होगा। न्यूनतम वेतन की गारंटी एवं कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर 200 रुपए किया जाएगा, 200 किया जाएगा। मनरेगा के तर्ज पर शहरी रोजगार योजना भी बनाई जाएगी। इसके अलावा राज्य में वर्ष 2005 में लागू हुई अंशदायी पेंशन योजना को बंद कर पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना को लागू की जाएगी। यानी पेंशन योजना पर भी फोकस किया गया है और कहा गया है कि इस पेंशन की जो पुरानी योजना थी उसे फिर से लागू किया जाएगा। प्रदेश में बंद पड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर उन्होंने जोर दिया था और ये कहा था, क्योंकि ये जो वहाँ पर जूट मिल थे, चीनी मिल थे और जैसा कि हमने बताया था विश्लेषण में कि कई इंडस्ट्रीज बिहार में बंद हो चुकी हैं, उन्हें वापस खुलवाने पर भी जोर दिया गया। और ये पॉइंट इस बार मैं साझा कर देता हूँ, क्योंकि प्रदेश में बंद पड़े चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल सहित अन्य उद्योग धंधों को पुनर्जीवित करना हमारी प्राथमिकता होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इकाई, इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर, फूड पार्क, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, आईटी पार्क निर्माण क्षेत्र के स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हर बाजार के समीप सरकारी गोदाम,
कोल्ड स्टोरेज व वेयरहाउस का निर्माण की व्यवस्था कराई जाएगी। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका जिक्र इस घोषणा पत्र में किया गया था और शायद आज हम इसलिए इसे याद करवा रहे हैं क्योंकि अब इसे इन वायदों को पूरा करने का वक्त आज से शुरू हो चुका है। आज हम राजनीति में परिवारवाद का भी विश्लेषण करेंगे और यह जरूरी है परिवारवाद को भी समझना, क्योंकि परिवारवाद राजनीति का सबसे बड़ा रसायन है तो बिहार इसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। लालू यादव ने इस प्रयोगशाला में परिवारवाद के सभी पहलुओं का सफल परीक्षण किया है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव पहली बार वर्ष 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस दौरान उन्होंने जातीय आधार पर बिहार में ध्रुवीकरण की राजनीति की। वर्ष 1995 में लालू यादव दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन वर्ष 1997 में चारा घोटाले के नाम आने के बाद उन पर इस्तीफा देने का दबाव बना। लालू यादव किसी भी कीमत पर पद नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए 5 जुलाई को लालू यादव ने जनता पार्टी छोड़कर अपनी नई पार्टी आरजेडी बना ली। फिर 25 जुलाई 1997 को उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद लालू यादव को चारा घोटाले में पहली बार जेल हुई। लालू यादव उस समय तक किंग मेकर बन चुके थे। भारतीय राजनीति में यह अपनी तरह का पहला प्रयोग था और आज हम आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था जब पति के जेल जाने की संभावना हो तो उसने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया हो। बिहार में राबड़ी देवी 3 बार मुख्यमंत्री बनी। पहली बार वर्ष 1997 में 18 महीने के लिए, फिर वर्ष 1999 में 11 महीने के लिए और वर्ष 2000 में 5 साल के लिए। जेल से वापस आने के बाद लालू यादव चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लालू यादव किंग मेकर की भूमिका में रहे। उस समय के अखबारों और कई मैगजीन में उन्हें किंग मेकर ही कहा जाता था, लेकिन लोकतंत्र के बजाय ये राजशाही का प्रदर्शन था और आज एक बार फिर से लालू यादव को किंग मेकर कहा जा रहा है और उनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार के फिर से उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि ये सत्ता की नहीं बल्कि राजनीति में परिवारवाद के किंग मेकर हैं। लालू यादव 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी 3 बार बिहार की मुख्यमंत्री रहीं। राबड़ी देवी अभी विधान परिषद से विधायक हैं। उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव वर्ष 2015 में नीतीश कुमार की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, जबकि छोटे बेटे तेजस्वी यादव वर्ष 2015 और 2022 में नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती अभी राज्यसभा में सांसद हैं। इससे पहले वो वर्ष 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन वहां पे उनको हार मिली। राबड़ी देवी के भाई साधु यादव और सुभाष यादव दोनों राजनीति में हैं। दोनों आरजेडी से सांसद भी बन चुके हैं। हम आपको जो बता रहे हैं उसमें भी हमने आपको बताया कि लालू यादव की बड़ी बेटी का नाम मीसा भारती है। लालू यादव ने अपनी बेटी का नाम मीसा इसलिए रखा था क्योंकि वर्ष 1976 में मीसा भारती का जब जन्म हुआ तब लालू यादव जेल में बंद थे। देश में आपातकाल लगा हुआ था और लालू यादव को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि मीसा के तहत जेल में बंद किया गया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन चलाया था और इस आंदोलन से ही लालू यादव राजनीति में आए थे। लालू यादव हमेशा से समाजवाद की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की विचारधारा का उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ है और वो उसी का पालन करते हैं। यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने परिवारवाद की राजनीति का हमेशा से विरोध किया था, लेकिन लालू यादव और उनकी पार्टी में परिवारवाद को ही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिला है। लोकतंत्र में कहा जाता है कि ये एक ऐसी सत्ता है जिसमें लोगों को गिना जाता है, मतलब लोग मतदान करके अपने पसंदीदा नेता को चुनते हैं और उसे देश चलाने का मौका देते हैं। लेकिन जरा आप सोचिए, अगर ये मौका केवल कुछ लोगों तक ही रिजर्व हो जाए तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। ये मौका राजशाही की तरह ही एक ही परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे तो लोकतंत्र में जनता का शासन कैसे चलेगा। आज डीएनए में इस सवाल के जवाब को भी हम खोजेंगे। अभी हमने आपको बिहार में सबसे बड़े राजनीतिक वंशवाद के बारे में बताया।
अब आपको देश के सबसे बड़े राज्य और बिहार के पड़ोसी उत्तर प्रदेश के वंशवाद के बारे में भी जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी राजनीतिक वंशवाद के सबसे बड़े पोस्टर हैं। उनके परिवार के कई सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। बेटे, भतीजे, भाई, बहू के लिए राजनीति में एंट्री का हमेशा ग्रीन सिग्नल रहा है। मुलायम सिंह यादव के परिवार के करीब 10 सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं। उनके परिवार के कई सदस्य विधायक, सांसद हैं। हालांकि बीते 2 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने परिवारवाद को नकार दिया है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पंजाब के मतदाताओं ने वंशवाद का रेड सिग्नल उनको दिखा दिया था और पंजाब की राजनीति में प्रकाश सिंह बादल परिवार ने लंबे समय तक शासन किया है। इस परिवार के भी कई सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। बेटे, बहू, दामाद, विधायक और सांसद रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल पंजाब में 5 बार मुख्यमंत्री रहे, जबकि उनके बेटे और बहू मंत्री रहे। घर के बाहर का जहां कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। ये देखिए नारेबाजी, कैसा हो लालू चाचा जैसा हो, गरीब गुरबा का बल राष्ट्रीय जनता दल, युवाओं का बल तेजस्वी यादव जिंदाबाद। तो ये कार्यकर्ताओं में उत्साह है। 2 तरह का मैसेज है। एक मैसेज है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और दूसरा मैसेज ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने वाले हैं। तो ये 2 तरह का जश्न बन रहा है। क्या दोनों तरह का जश्न है? दोनों जश्न है। 2024 में नीतीश जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी और तेजस्वी जी बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, सीधा और पहला सवाल, मंत्रिमंडल का गठन होगा, आपको लगता है मंत्री पद आपको मिलेगा? देखिए, सरकार बना है, जो भी पद मिलेगा मंत्रिमंडल में उसको हम लोग लेके काम करेंगे। हम लोग क्योंकि काम करने के लिए आए हैं। नौजवान को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? आप जरा सोचिए ना, हम लोगों का 15 में कितना सीट जीते थे, और जब इन्हीं लोगों के साथ चले गए तो क्या हुआ है? 20 में क्या स्थिति हुई थी? तब तो सब हो ही न गया। लोगों को ये बोलने के पहले अपने गिरवान में झांकना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विश्वासघाती नहीं है, वो विश्वासघाती है और भारतीय जनता पार्टी विश्वासघाती। हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता और एक नेता ने ये नहीं कहा कि हम बड़े भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी है। वो छोटा भाई है, हम बड़े भाई हैं। पूरे सम्मान के साथ मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन धर्म का पालन किया। नीतीश जी 2014 में कोई आपके कृपा पात्र से नरेंद्र भाई मोदी नहीं आए थे। उनकी साधना थी, उनकी तपस्या थी, राजनीतिक तपस्या, और वो एक संत के रूप में जो उन्होंने तपस्या किया था उसका प्रतिफल हुआ कि गरीब का बेटा, गरीब की मां के कोख से पैदा हुआ बेटा आज भारत के गद्दी पर बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री जी के गद्दी पर।
ये भारत की जनता का आशीर्वाद था, भारत की जनता की कृपा से हुआ था। आपके कृपा से न पहले हुआ था, न आज हुआ है, न आगे होगा। बिहार के लोग, हमने पहले भी कहा था, बिहार के लोग बिकाऊ नहीं, बिहार के लोग टिकाऊ हैं। और जहां स्वाभिमान की बात आएगी तो कोई समझौता नहीं करेगी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है सबको, पार्टी को भी। बिहार का फ्यूचर अब किस प्रकार से रहेगा? जी, बिहार अब आगे कैसे बढ़ेगा तेजस्वी? बहुत जल्द बढ़ेगा, बहुत बढ़िया बढ़ेगा, बहुत काम होने वाला है। आप लोगों ने बिना किसी शर्त के समर्थन दिया है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, हम लोग विश्वास करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी में, हम विश्वास करते हैं उनके विकास मॉडल में, हम विश्वास करते हैं गरीबों की जो सेवा खास करके दलित महादलितों के लिए उन्होंने किया है। और हम लोग निस्वार्थ बिना शर्त उनको समर्थन दिए क्योंकि शुरू से हम उनके साथ में थे। आज भी मैं चुनौती दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उन्हें पहली बार और अंतिम बार भी। राजनीतिक दल के पास कोई ताकत नहीं होती, तो अगर ताकत होता तो 14 में नीतीश कुमार 2 सीटों पर नहीं सिमट जाते लोकसभा की। ताकत होती है जनता के पास, जनता के पास हम जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है हम नीति और नियत और नैतिकता के साथ जो राष्ट्रवाद और विकासवाद को लेके चल रहे हैं, जनता फिर हमें वो आशीर्वाद देगी। जनता दल यू के साथ व्यवहार किया गया, जिस तरह से वैचारिक प्रतिबद्धता के सवालों को उठाया गया, उसको लेकर के टकराव बढ़ा और उसी का नतीजा ये सरकार का जाना है। कभी बीजेपी ने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हमने नीतीश जी को 1 बार नहीं 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, 5 बार। राष्ट्रीय जनता दल ने 2 बार बनाया और हम लोगों ने 5 बार बनाया। 17 साल का हमारा संबंध था, लेकिन आपने दोनों बार एक झटके में तोड़ दिया। नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार पे समझौता किया है। 17 में क्यों छोड़ा था तेजस्वी को? क्यों? क्योंकि रेलवे भर्ती घोटाला, रेलवे की संपत्ति बेचने का, पटना के मॉल इत्यादि का कोई जवाब नहीं आया था। हाँ? आज क्या हो गया?